अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 इसका फर्स्ट आर्टिकल 6.1 जो कि है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, इसको समझेंगे, सीखेंगे और इसको किस तरह से हम अपने चैप्टर में फर्दर यूज़ करने वाले हैं वो सारा कुछ सीखेंगे। तो चलें चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स और इसका पहला लेक्चर आर्टिकल नंबर 6.1 विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो डिटेल में जाने से पहले सब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स कहते किसको है। ये फ्लूइड डायनामिक्स जो चैप्टर का नाम है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक वर्ड है हमारे पास फ्लूइड और दूसरा वर्ड है हमारे पास डायनामिक्स। तो हमें पहले इन दोनों को सीख लेना चाहिए कि फ्लूइड किसे कहते हैं और डायनामिक्स किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास मैटर को लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लूइडिटी दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वो मैटर है जो कि फ़्लो करता है और एक वो मैटर है जो फ़्लो नहीं करता। जैसे अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उनके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो उस फोर्स की वजह से वो फ़्लो नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, वो डी शेप हो सकते हैं, डीफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें या गैसेस की बात करें या प्लाज्मा की बात करें तो जब हम इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो ये उस फोर्स की वजह से फ़्लो करना शुरू कर देते हैं, बहना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग ऐसे मैटर को जो फोर्स के लगने पे फ़्लो करे, बहना शुरू कर दे, हम उसे फ्लूइड का नाम देते हैं। तो फ्लूइड को हम फिर इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट फ्लोज़, कोई भी चीज़ जो फ़्लो करेगी हम उसे फ्लूइड का नाम देंगे। फिर चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, वो हर एक चीज़ एक फ्लूइड कहलाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे गैसेस जेनेरिकली और हमारे लिक्विड्स और हमारा प्लाज्मा ये सारे फ्लूइड्स हैं क्योंकि ये फ़्लो कर सकते हैं। अब जब फ्लूइड्स को स्टडी किया जाता है तो उनको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हमारे पास कुछ फ्लूइड्स ऐसे हो सकते हैं जो स्टैटिक पोजीशन में हो, जो रेस्ट की स्टेट में हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पूल ऑफ वाटर है, उसके अंदर अगर पानी को देखें तो पानी एक स्टैटिक पोजीशन में होगा, रेस्ट की हालत में होगा। तो हम उस पानी से एसोसिएटेड टर्म्स को, पानी से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टडी होगी फ्लूइड की जो कि रेस्ट की स्टेट में। और इसी तरह बहते हुए फ्लूइड को भी स्टडी किया जा सकता है। गैसेस भी फ़्लो करती हैं, हमारा लिक्विड भी फ़्लो करता है। तो अगर बहते हुए फ्लूइड को स्टडी करना है तो वो एक डिफरेंट टाइप हो जाएगी हमारे पास स्टडी की। अब ये जो टर्म आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है इसे डायनामिक्स कहा जा रहा है। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, मूव करना। तो हमारे पास फ्लूइड और डायनामिक्स जब इन दोनों लफ्ज़ों को हम इकट्ठा करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये उन फ्लूइड्स की स्टडी है जो फ्लूइड्स फ़्लो कर रहे होंगे, जो फ्लूइड्स मूव कर रहे होंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। मूव करते हुए फ्लूइड्स की स्टडी को फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड हमने कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस ड्राइव करनी है, उनको भी सीखना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है फिज़िक्स की, लेकिन उसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंशाल्लाह हम उसे सीखेंगे। जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला आर्टिकल हम सीखने जा रहे हैं वो है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो टर्म कहलाती है विस्कोसिटी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे विस्कोसिटी के साथ। विस्कोसिटी क्या होती है? हमारे पास बहुत से तरह के फ्लूइड्स हैं, जैसे कि हमने देखा गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, ये सब फ्लूइड्स होते हैं। अगर हम दो डिफरेंट तरह के लिक्विड्स की एग्जांपल्स लें और उन्हें समझने की कोशिश करें, कंसीडर करें हमारे पास दो ग्लास हैं, दो कंटेनर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों कंटेनर्स के अंदर हमने दो डिफरेंट तरह के लिक्विड्स डाले हुए हैं। लिक्विड्स भी चूंकि फ्लूइड है तो हम इसको फ्लूइड के तौर पे देख रहे हैं। इस ग्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वाटर
पोर किया हुआ है और इस ग्लास के अंदर हमारे पास हनी है, शहद है। पानी और शहद की बात कर रहे हैं, वाटर एंड हनी। अब थोड़ी सी अगर हम इस चीज़ को इमेजिन करें कि इन दोनों ग्लासेस को हम अपने हाथों में लेते हैं और इनको उंडेलते हैं, इसमें मौजूद लिक्विड को पोर आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि वो लिक्विड जो पानी है वो बहुत आसानी से बह जाएगा, फ्लो करेगा और नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो हनी है, अगर हम इसको पोर करते हैं तो इसका पोर होने के दौरान जो फ्लो है वो उतना आसान नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये स्टिक कर रहा है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिर रहा है। ये एक एवरीडे की एग्जांपल है जो यकीनन हम सब लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी को बहुत आसानी से फ्लो करने दे रही है, लेकिन जो हमारा हनी है, जो हमारा शहद है, उसको उतनी आसानी से फ्लो करने नहीं दे रही? तो वो चीज़ हमारे पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास कोई भी मैटर हो तो मैटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो जिससे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिजिडली जुड़ जाते हैं और वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिलेटिवली कम हो तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े तो होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फोर्स से जुड़े नहीं होते कि वो बिल्कुल टाइटली बाउंड हो जाएं, बल्कि वो लूजली बाउंड होते हैं। वो एक दूसरे से जुड़े भी हैं लेकिन साथ साथ वो मूव भी कर सकते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम लोग जानते हैं कि गैसेस में सबसे कम होती है, इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे भी रह सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि किसी भी फ्लूइड की, तो यही फोर्स उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होगी, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो प्लाज्मा हो। अब ये जो फोर्स है ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने से रोकती है। ये फोर्स रेजिस्ट करेगी रिलेटिव मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि फोर्स का काम ही ये है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो उनको आपस में जोड़ के रखी हुई है। लेकिन जब हम फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं तो अगर ये फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा हो तो ये उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर जाने से रोकती है, जैसा कि हमारे पास हनी के केस में हो रहा है, शहद के केस में हो रहा है। लेकिन अगर ये फोर्स रिलेटिवली कम हो तो मॉलिक्यूल्स बड़ी आसानी से फ्लो कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो केस हमारा वाटर का केस है। अब विस्कोसिटी क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल सारे मौजूद होते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो जब आप किसी भी फ्लूइड को फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं तो वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं, उनके दरमियान एक फ्रिक्शनल इफेक्ट जनरेट हो जाता है जो उनको एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने से रोकेगा, उनकी रिलेटिव मूवमेंट को रोकेगा। अगर वो फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपका लिक्विड अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा, और अगर वो फ्रिक्शनल इफेक्ट कम हो जाए तो आपका जो फ्लूइड है उसकी लेयर्स बहुत आसानी से एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकते हैं। तो उस फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम लोग विस्कोसिटी का नाम देते हैं। तो अगर मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखूं या आपको लिख के दिखाऊं तो विस्कोसिटी क्या है? इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट है ये चीज़ यहाँ पे समझ लेने की काबिल है कि ये फ्रिक्शनल इफेक्ट है, हम इसे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कह रहे। विस्कोसिटी इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये इफेक्ट है। ये फ्रिक्शनल फोर्स जैसा एक इफेक्ट है जो उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स of a flowing fluid. Frictional effect between different layers of a flowing fluid is known as viscosity. इस टर्म्स में हम लोग विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि वाटर में चूंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट कम है इसलिए वाटर की जो विस्कोसिटी है वो कम है, और हनी के केस में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो ज़्यादा है इसलिए हनी की विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर के साथ जिसे हम लोग ईटा कहते हैं। अब ये जो ईटा है ये विस्कोसिटी नहीं है, ये बल्कि विस्कोसिटी की मेजरमेंट है, क्वांटाइजेशन है विस्कोसिटी के। हम इसे नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी अगर हमने विस्कोसिटी को मेजर करना है तो हम उसको मेजर करेंगे
कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की टर्म्स में, यानी हमारे पास विस्कोसिटी की मेजरमेंट का एक पैमाना आ गया और वो पैमाना है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हम इसको देखें कि ये कौन से मटेरियल के लिए कम है, कौन से मटेरियल के लिए ज़्यादा है, तो एक बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर हम गैसेस का कंपैरिजन करते हैं लिक्विड्स के साथ, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस उनकी फ्लोएबिलिटी कम होती है। हमारी गैसेस बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से फ्लो कर सकती हैं, लेकिन हमारा जो लिक्विड है उनकी फ्लूइडिटी गैसेस की निस्बत कम है। तो इसका मतलब है कि जिसका कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और उसका फ्लो करना उतना ही मुश्किल है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अगर हम गैसेस की बात करें और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम अगर लिक्विड्स की बात करें और इनका कंपैरिजन हम लोग करें, तो लिक्विड्स का कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा और गैसेस का कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा। लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और गैसेस की विस्कोसिटी कम होगी। तो इस तरह से हमारी गैसेस ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर पाएंगी और हमारा जो लिक्विड है वो रिलेटिवली उतनी अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया हमारा विस्कोसिटी। अब हम आगे चलते हैं। विस्कोसिटी जो है ये ना सिर्फ फ्लूइड को फ्लो करने से के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करती है, बल्कि उसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है। अगर आपके फ्लूइड के अंदर से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हर तरफ एयर मौजूद है, हम एयर में से किसी चीज़ को मूव करवाने की कोशिश करते हैं या एयर में से खुद मूव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद हैं और स्विमिंग पूल के अंदर हम वाटर में से मूव करना की कोशिश करते हैं, तो वाटर भी एक फ्लूइड है। तो चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, कोई भी फ्लूइड हो, उसमें से जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा तो वो फ्लूइड उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट उस पर एक फोर्स लगाएगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, उसकी मूवमेंट को हिंडर करने की कोशिश करेगा। इसकी एक बहुत आसान सी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। कहाँ पे? इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर आप एक फास्ट मूविंग कार के अंदर बैठे हो, एक कार मूव कर रही है, किसी रोड पे जा रही है, आप उसकी कार की ग्लास विंडो को नीचे करते हैं और उसमें से अपने हाथ को बाहर निकालते हैं, तो आप फील करेंगे कि जब आपका हाथ हवा में से मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहा है तो वो एयर उसकी मूवमेंट को हिंडर करने की कोशिश कर रही है, उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रही है। आप ऐसा फील करेंगे कि एक फोर्स लग रही है जो आपके हाथ को आपकी हाथ की मूवमेंट के अगेंस्ट उस पर एक फोर्स लग रही है। तो वो फोर्स बड़ी ज़्यादा कंसिडरेबल है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में से मूव करेगा तो वो फ्लूइड उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट उस पर एक फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। वो जो फोर्स है जो इस मूवमेंट के अगेंस्ट लग रही होती है, हम उस फोर्स को ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं और हम उस ड्रैग फोर्स को अभी सीखेंगे। वो ड्रैग फोर्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है और उन्हीं में से एक चीज़ हमारी विस्कोसिटी भी है, जिसको हमने थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में देखना है। हमने ये तो देख लिया कि अगर आपका लिक्विड हो तो उस केस में जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपकी गैस हो तो उस केस में जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसकी वैल्यू रिलेटिवली कम हो जाती है। अब ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। हम उन फैक्टर्स को देखते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है जिस पे हम इसकी डिपेंडेंस को देखने जा रहे हैं, वो फैक्टर हमारा कहलाता है टेम्परेचर। हम इसको देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कि टेम्परेचर हमारे कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किस तरह से चेंज कर रहा होता है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हम लिक्विड्स के केस में देखते हैं कि अगर हमारे पास लिक्विड मौजूद हो और हम उस लिक्विड के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो लिक्विड के टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से इसकी विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, और अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो उनकी रिलेटिव मोशन जो रैंडम मोशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इन केस ऑफ लिक्विड्स जब हम इसकी बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के साथ इसका एक कंपैरिजन किया जा सकता है कि लिक्विड के केस में कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से हमारा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कम करते जाओ। और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कम होने का क्या मतलब होता है कि आपकी फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखते हैं वैसे भी जैसे जैसे आपका लिक्विड गर्म होता जाता है वैसे वैसे उसकी फ्लूइडिटी अच्छी होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। लेकिन ये काम सॉलिड लिक्विड्स में तो इसी तरह होता है, लेकिन गैसेस में ये काम इस तरह से नहीं होता। अगर हम इस चीज़ को गैसेस में स्टडी करते हैं तो इसका इफेक्ट डिफरेंट हो जाता है। वो किस तरह से कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी गैसेस की फ्लूइबिलिटी इन्वर्सली इफेक्ट करती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाता है मतलब फ्लूइबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाती है और हमारी गैसेस उस तरह से फ्लो नहीं कर पाती। तो ये दो चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। तो इनको सीखते हुए हम आगे चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये एक टेबल शो हो रहा है जिस टेबल में हमें डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं उनके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज़ की वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाटर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ग्लिसरीन की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी फ्लूइडिटी कम होती जा रही है, आपका मटेरियल उतना कम फ्लूइड होता जा रहा है। तो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से ये उस ड्रैग फोर्स पे भी इफेक्ट डालती है। तो हमने सीखा कि जब भी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके फ्लूइड के अंदर से मूव कर रहा होगा तो उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को मूव करने के अगेंस्ट आपका फ्लूइड जो है वो फोर्स लगा रहा होगा और हमने उस फोर्स को नाम दिया ड्रैग फोर्स का। मैं आपके सामने वो ड्रैग फोर्स लिखता हूं। अब ये ड्रैग फोर्स को अगर हम फॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बार बार बोला कि जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एक फोर्स लगेगी जो उसकी मूवमेंट को रोकेगी। तो हमें पता है कि वो फोर्स जो मूवमेंट को रोकती है हम उसे रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। तो फिर ड्रैग फोर्स भी क्या है? ड्रैग फोर्स भी एक रिटार्डिंग फोर्स है जो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को उस फ्लूइड में मूव करने से रोकती है। तो हम अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये क्या है? इट इज द फोर्स that hinders the movement of a foreign object from the fluid। तो ये फोर्स क्या है? तो ये फोर्स है कि an object moving through a fluid experience a retarding force called drag force। यानी ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स वो रिटार्डिंग फोर्स है जो आपका कोई भी मटेरियल आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो किसी फ्लूइड के अंदर से वो एक्सपीरियंस कर रहा हो तो हम उसे ड्रैग फोर्स का नाम दे देते हैं। अब इस ड्रैग फोर्स को क्वांटाइज किस तरह से किया जा सकता है, हम किस तरह से देख सकते हैं, हम क्वांटिफाई इसे कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमारे काम आता है आज के इस आर्टिकल का अगला हिस्सा जो कि है स्टोक्स लॉ। तो हम लोग सीखते हैं कि ये स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमें बताएगा कि ये ड्रैग फोर्स कितनी हो सकती है और क्या हो सकती है। इसको हम सीखते जाते हैं और इसके फैक्टर्स को देखते जाते हैं। सबसे पहले देखें, हमने एग्जांपल ली इस ड्रैग फोर्स को समझने के लिए कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड में से मूव कर रहा है, जैसे हमने कहा कि हमारा हाथ है, हमने गाड़ी में से बाहर निकाला हुआ है और गाड़ी मूव कर रही है। तो जब हाथ मूव कर रहा था विद गाड़ी
उसके फ्लूइड के दरमियान में से, तो उसमें हाथ पे एक फोर्स लग रही थी, जिस फोर्स को हम लोगों ने एक्सपीरियंस होते हुए देखा। अब उसी तरह से इमेजिन करें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉल है, जैसे इस तरह से, ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसका मैस m है, और इसको हम लोग किसी एक कंटेनर के अंदर गिरने देते हैं। ये एक ऐसा कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर हमने कोई फ्लूइड रखा हुआ है। तो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज इस केस में वो फ्लूइड हनी है, और हम इस बॉल को इस हनी के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे पहुंचेगा और नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो ड्यू टू इट्स वेट, इसके वेट की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि फ्लूइड इसकी इस मूवमेंट के अगेंस्ट इस पे फोर्स भी लगा रहा है, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, वो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, इसकी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, हम इस फोर्स को ही तो नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। अब अगर हम इस केस में उसे देखें तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर मैं इस ड्रैग फोर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं F के साथ, और इसके साथ सबस्क्रिप्ट में मैं D लिख देता हूं जो कि ड्रैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ड्रैग फोर्स सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। तो हम लोग इसको तो बड़े आसानी से इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर आप इसमें देखें कि ये जो आपको कंटेनर नजर आ रहा है, इसके अंदर अगर वाटर हो और आप इस बॉल को उसके अंदर गिरा दें, तो उससे क्या होगा कि वाटर में तो ये फौरन नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको हनी के अंदर गिराएंगे तो हनी में रिलेटिवली इसकी मूवमेंट स्लो होगी। तो मूवमेंट स्लो होने का मतलब क्या है? मूवमेंट स्लो होने का मतलब ये है कि इस पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो फोर्स ज्यादा है। तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा हो गया, उतनी ही हमारी लगने वाली फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी। वाटर के केस में कम थी, हनी के केस में ज्यादा हो गई, तो हम इसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगली चीज जो हम लोगों ने देखनी है वो ये है कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली है वहां पे हम लोगों ने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसकी रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम उसको रेडियस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितना इसका रेडियस ज्यादा होता जाएगा उतनी ही इस पे लगने वाली फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी। इसको हम इंशाल्लाह अपने अगले आर्टिकल्स में इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे और बड़ी डिटेल में इसको स्टडी भी करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है कि इसकी एग्जाम्पल को ऐसे देख सकते हैं कि अगर इस बॉल का साइज इंक्रीज कर दिया जाए कीपिंग द मैस कांस्टेंट, तो उसमें होगा क्या? साइज इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि आपने उसका अवेलेबल एरिया फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इंक्रीज कर दिया। तो जितना ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा उतनी ही लगने वाली फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे भी दी जा सकती है, इससे थोड़े से डिफरेंट केस में। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा हाथ है जिसको हमने गाड़ी में से बाहर रखा हुआ है, तो अगर इस डायरेक्शन में हमने हाथ को रखा होगा तो उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो कुछ और होगी, लेकिन अगर मैं अपने हाथ को इस एंगल पे प्लेस कर दूंगा तो उस पे लगने वाली फोर्स कुछ और होगी। अब इन दोनों केसेस में अगर आप इमेजिन करें तो इस तरह अगर आपने हाथ प्लेस किया तो ज्यादा फोर्स लग रही होगी, लेकिन अगर इस तरह से रखा होगा तो आपके हाथ पे लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी। तो कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आर यानी साइज दैट इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड इज मोर एज कंपेयर टू दिस। तो जितना ज्यादा आपका एरिया इन कांटेक्ट होता जाता है उतनी ही लगने वाली फोर्स भी ज्यादा होती जाती है, इसीलिए यहाँ पे आर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन हमें नजर आ रहा है। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास स्पीड। जितनी हमारी स्पीड ज्यादा होती जाएगी उतनी ही इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स जो है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। इसकी भी वही एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने गाड़ी में से ही अपने हाथ को बाहर निकाला हुआ है, तो अगर आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी तो आप जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने हाथ पे वो भी ज्यादा होगी, और अगर स्पीड कम होगी तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो भी कम होगी। तो ये स्पीड के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करके लिखें तो हम इन सब को इकट्ठा करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारी जो ड्रैग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड स्पीड। और फिर अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश करें तो हमें पता है हम इसके साथ इक्वल और एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, और इस केस में वो एम्पिरिकल कांस्टेंट हमारे पास
6 पाई है और उसके साथ हम लोग ईटा, आर और वी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ड्रैग फोर्स का एक फॉर्मूला, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारी ड्रैग फोर्स है प्रोडक्ट किस चीज की, 6 पाई ईटा, आर एंड वी, और हम इसे कहते हैं स्टोक्स लॉ। ये हमारा स्टोक्स लॉ है। यानी अगर हम डिफाइन करें ड्रैग फोर्स को, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ हम ड्रैग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 6 पाई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आर एंड स्पीड ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूइड। तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन इस लॉ में कुछ एक दो कबाहतें हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। वो लिमिटेशंस क्या हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आप इसको देखना चाहें, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट पे, तो आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आप सिर्फ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जो स्फेरिकल हो, यानी दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ओनली। और दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि इस लॉ को हर स्पीड से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा ना हो। ये लो स्पीड्स पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप वहाँ पे इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इस स्टोक्स लॉ की दो लिमिटेशंस आ गई हैं। अब आगे चलते हैं और एक चीज़ जो डेलिबरेटली हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं की, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और वो क्या था, जो हम लोगों ने बार बार कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जिक्र किया, उसमें एक चीज़ को हम लोगों ने छोड़ दिया, और वो चीज़ थी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। वो यूनिट हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? यूजिंग स्टोक्स लॉ। अगर इस स्टोक्स लॉ को देखें और मैं आपसे कहूं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप यहां से डिफाइन करने की कोशिश करें, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि एफ डी, और हमारे पास जो ये बाकी सारे फैक्टर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ, हम इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वेशन के, और ये डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आपके पास आ जाएगा 6 पाई आर एंड वी। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब अगर इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट हम लोग देखें तो हम कैसे देख सकते हैं? हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स है, इस फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। 6 पाई इज कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं है। आर हमारे पास लेंथ है, रेडियस है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है। और वी हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है, इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। तो फिर अगर हम इनको इकट्ठा करके लिखें तो हम लोग इनको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, और ये ऊपर चले जाएंगे तो मीटर -2 और s -1, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये यहाँ पे हमारे पास इसका एक यूनिट आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी बुक में एक और यूनिट भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इस्तेमाल किया गया, और उसको वो यूनिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखा गया। वो कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू ma होता है, और इसमें जो F है ये हमारी फोर्स है जिसको मेजर करते हैं हम लोग न्यूटन के अंदर। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है? ये मैस है जिसे हम किलोग्राम्स में लेते हैं, ये एक्सेलरेशन है जिसे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। तो अगर न्यूटन देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी यूनिट को अगर हम फर्दर इलेबोरेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर सेकंड। तो हम अगर इसमें न्यूटन की जगह इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में हमारे पास मीटर -2 और s -1 आ जाता है। हम इसको इकट्ठा करके अगर लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम बिल्कुल अलग है, हमने किलोग्राम को ऐसे लिख लिया, मीटर और मीटर -2, तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये किलोग्राम इसी तरह से लिखा रहेगा, 1 मीटर ये हमारे पास, और फिर 1 मीटर पर स्क्वायर ये भी नज़र आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मीटर -1 आ जाएगा, और ये सेकंड -2 और +1 ये भी जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
S-1। तो हम जब इनको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का एक रिलेशन आ जाता है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो फिर हम अगर इसको देखें तो हमारे पास दो यूनिट्स हैं जो हमारी बुक में यूज़ किए गए हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। एक यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड और दूसरा यूनिट हमारे पास ये है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो जब भी हम देखेंगे इन्हीं दो यूनिट्स की फॉर्म में हमें विस्कोसिटी हमारी बुक में लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से समझें ताकि हम नेक्स्ट आर्टिकल्स जो इसी के साथ रिलेटेड हैं उसको भी बेहतरीन अंदाज में सीख सकें। अल्लाह हाफिज़।